हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरएजी क्लासेस। सो आप देख पा रहे होंगे स्टैटिस्टिक्स। आज की क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स जो ऑब्वियसली सब्जेक्ट है उसकी पहली क्लास, जो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए वो आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट क्या होता है और इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 11th के हो, 12th के हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो बहुत आज के टाइम पे चर्चित कोर्स है डेटा साइंस, जिसके लिए स्टैटिस्टिक्स आना मस्ट है, उन सब लोगों के लिए आज का लेक्चर बहुत ज़रूरी है। 90% बुक्स अगर मैं देखूं और काफ़ी लोग जो पढ़ाते हैं स्टैटिस्टिक्स, वो स्टार्ट से ना, मतलब स्टैट की स्टार्टिंग ही बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स के टूल्स होते हैं मीन, मीडियन, मॉड, उससे कर देते हैं। और चलो कुछ लोग ये भी करते हैं, चलो मीनिंग बताते हैं स्टैट्स का क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं क्या होता है, और लिमिटेशन बताते हैं क्या होता है। यार यहाँ से नहीं, आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है इसकी उत्पत्ति, मतलब इसकी हिस्ट्री, आया कहाँ से वर्ड, आपको सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए। तो मैंने प्रॉपर एक तरह से एकदम अच्छे से प्रॉपर स्लाइड्स फॉर्म आप लोगों के लिए बनाई है, ताकि क्लास बिल्कुल भी आप लोगों के लिए बोरिंग ना हो। एक एक वर्ड, एक एक पार्ट बहुत अच्छे से समझाता चलूँगा। बिलीव मी गाइस, स्टैट्स आज के टाइम पे काफ़ी लोग करना चाह रहे हैं। इवन जिनकी ग्रेजुएशन भी स्टैटिस्टिक्स में नहीं हुई है, स्टैट्स एज सब्जेक्ट भी उनका नहीं रहा है, वो भी आगे स्टैट्स में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें वाकई में बहुत अच्छा करियर है। तो चलो वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो समझते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, क्या मीनिंग है, और बहुत सारी चीज़ें। ओके, प्रॉपर स्लाइड्स बनाइए आप लोगों के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा ना फोटो लेगा ना कोई स्क्रीनशॉट लेगा, मैं इस पूरी स्लाइड्स का पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई। तो अगर हम बात करें हिस्टोरिकल मीनिंग की, let's start with the basic origin of the word statistics. The word statistics is derived from Latin word status, German word statistic, Italian word statista, जिन तीनों का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। तो इन तीनों से मिलके बना है स्टैटिस्टिक्स। अब पॉलिटिकल स्टेट क्या है, तो आज के टाइम पे हम लोग समझेंगे पॉलिटिकल स्टेट का बेसिक मतलब ये हो गया जैसे इंडिया में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नहीं यार, ये नहीं है पॉलिटिकल स्टेट। मैंने पॉलिटिकल स्टेट भी थोड़ा आगे एक्सप्लेन किया है। पॉलिटिकल स्टेट का मतलब होता है किसी भी सरकार को अपने देश को चलाने के लिए, अब सरकार को देश को चलाने के लिए न्यूमेरिकल डेटा की जब जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल स्टेट। फाइन, क्वांटिटेटिव डेटा की जब जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल स्टेट। वैसे भी स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा है, फाइन, तो ही स्टैटिस्टिक्स आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी। तो स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल डेटा, बट न्यूमेरिकल डेटा डज नॉट नेसेसरली मीन स्टैटिस्टिक्स, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। अभी आप उस पर मत जाओ, अभी आप ध्यान रखो, जहां न्यूमेरिकल डेटा आएगा वहां स्टैट्स आएगी। ओके, चलिए देखिए, तीनों का मतलब हो गया पॉलिटिकल स्टेट। मैंने क्या बताया, न्यूमेरिकल डेटा की जरूरत पड़ती है सरकार को अपने देश को चलाने के लिए। अच्छा, किस टाइप के न्यूमेरिकल डेटा की जरूरत पड़ गई देश को चलाने के लिए, उस पर बात करते हैं। देखिए, मीनिंग इन 17-18 सेंचुरी, थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ पे। ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड स्टैटिस्टिक्स डिड नॉट मीन डेटा एनालिसिस एज वी अंडरस्टैंड टुडे। इट रेफर टू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल स्टेट। अब न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट दी पॉलिटिक्स, किस तरीके के न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, देखिए थोड़ा सा और नीचे लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स वाज ऑल अबाउट कलेक्टिंग नंबर रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट वर्क। सरकार को अपना काम करने के लिए जब न्यूमेरिकल डेटा की जरूरत पड़ती थी तो हम उसे स्टैटिस्टिक्स कहते थे। आज के टाइम पे तो सरकार क्या, हमें भी जरूरत पड़ जाती है। सपोज करो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारी कैसी परफॉर्मेंस रही 12वीं क्लास में, अगर आप 12th के बच्चे हो तो आपके 70 आए, 80 आए, 90 आए, 100 आए, तो आपकी एक एवरेज निकलती है। एक एवरेज वर्ड सबने सुना होगा, सबका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो भी आपके पेपर्स रहे होंगे, तो वो एवरेज बेसिकली मीन जिसे हम लोग कहते हैं। तो आपको डेटा की जरूरत पड़ी ना, ठीक है, आपको अपने मार्क्स की एवरेज निकालने के लिए, आपको अपने मार्क्स को समराइज करने के लिए डेटा की जरूरत पड़ी, न्यूमेरिकल डेटा की। तो ऐसा तो नहीं है आप सरकार से मांगोगे भैया मेरे मार्क्स बताना, फाइन, ऐसा तो नहीं करो। तो आज के टाइम पे हर किसी को न्यूमेरिकल डेटा की जरूरत पड़ती है, बट पहले के टाइम पे जब स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति हो रही तब सिर्फ सरकार को जरूरत पड़ती थी। ओके, तो वहीं से स्टैटिस्टिक्स जन्मा, नॉट द मैथ्स एंड ग्राफ एज वी अंडरस्टैंड, एज वी यूज टुडे बेसिकली। ओके, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इंक्लूडेड, किस तरीके की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती थी। देखो यार, ये लेक्चर ना आप सबके लिए बहुत जरूरी है, और बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए मैंने ये बहुत अच्छी सी स्लाइड्स बनाई है। ओके, चलो मेरी मेहनत सेकेंडरी है, प्राइमरी आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, तो आप अच्छे से उसको समझ के जाना, तभी स्टैट्स में आगे बढ़ना।
वरना तो सिर्फ फॉर्मूले वगैरह पढ़ के देयर इज नो पॉइंट कि आप सिर्फ स्टैट्स कर लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके चलिए, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इंक्लूडेड, किस तरीके की डेटा की जरूरत पड़ती थी। गवर्नमेंट कलेक्टेड न्यूमेरिकल डेटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन, हाउ मेनी पीपल लिव्ड इन द कंट्री। अच्छा, गवर्नमेंट को डेटा की जरूरत पड़ती क्यों है, बेसिकली इसलिए पड़ती है ताकि भाई वो पॉलिसी बना पाए, लॉ एंड ऑर्डर बना पाए, फाइन, अपने डिफेंस सिस्टम, नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम है उसको देख पाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें, स्पेशली अगर एक बहुत प्यारा वर्ड बोलो, पॉलिसी मेकिंग, किसी भी तरीके की पॉलिसी को अगर गवर्नमेंट ने बनाना है तो उसे डेटा की जरूरत पड़ती है। अब उसे पॉपुलेशन क्यों चाहिए भाई, अगर उसे पता ही नहीं होगा मेरे देश में कितने लोग रह रहे हैं, तो कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने स्कूल बनाए, और भी जो भी चीज़ें उसे बनानी है, तो कैसे पता लगेगा, आप बताओ ना। फाइन, कितनी रोड्स बनाए, कितने हाईवेज बनाए, बहुत सारी चीज़ें। टैक्स रेवेन्यू का डेटा कलेक्ट, मनी कलेक्टेड फ्रॉम सिटीजन। अब भाई टैक्स ही नहीं आएगा तो फिर ये सारे काम कैसे करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ सोल्जर एंड वेपन, कितने कितने हैं हमारे पास सिपाही, कितने हैं वेपन, ताकि जो भी हमारे दुश्मन देश है उनसे लड़ने के लिए हम लोग रेडी रहें, और अगर नहीं भी है दुश्मन तो भी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। फाइन, आगे देखते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्रॉप्स एंड फूड्स ग्रोन, ठीक है, कितना सब कुछ उगना चाहिए, ठीक है, जिस तरीके से पॉपुलेशन है उनके खाने पीने के लिए, और सारी चीज़ें। ट्रेड एंड रिसोर्सेज, कितना गुड्स खरीदें और कितना बेचें, तो ये सारी के सारे डेटा की सरकार को जरूरत होती है। फाइन, दीज इंफॉर्मेशन हेल्प्ड रूल्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग। फाइन, तो इन सब चीजों के लिए आप लोग सरकार को अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पॉलिसी मेकिंग के लिए इस टाइप के डेटा की जरूरत पड़ती है। आई होप थोड़ा थोड़ा सबको क्लियर हो रहा हो कि कैसे स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति हो रही है। 10 मिनट लगाऊंगा, ठीक है, स्टैट्स की ये हिस्ट्री समझाने में, फिर एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्टैट्स पे भी आ जाऊंगा। देखिए आगे अगर बढ़े, मैंने थोड़ा सा मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल स्टेट भी लिख दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा है पॉलिटिकल स्टेट मीन्स गवर्नमेंट स्टफ। हिस्टोरिकली द टर्म पॉलिटिकल स्टेट मीन्स गवर्नमेंट अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ऑफ अ कंट्री। अगर मैं इनको तोड़ूं, जैसे गवर्नमेंट अफेयर्स की बात करूं, गवर्नमेंट अफेयर्स मतलब पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन जो भी लेने हैं, फाइन। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर की बात करूं, जो सरकारी ऑफिस कैसे रन होंगे, फाइन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे होगा। तो गवर्नमेंट अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ऑफ अ कंट्री को हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल स्टेट। और इन सब चीजों के लिए मुझे न्यूमेरिकल डेटा की जरूरत पड़ती है यार। पॉपुलेशन कितनी है, कितना टैक्स आ रहा है, क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, क्या ट्रेड एंड रिसोर्स, कितना खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं। फाइन, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा हो, आई होप सो। आगे देखो, स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द न्यूमेरिकल डेटा कंसर्निंग गवर्नमेंट एक्टिविटी। तो पहले के टाइम पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता था, रेफर टू न्यूमेरिकल डेटा कंसर्निंग टू गवर्नमेंट एक्टिविटी। सरकार की एक्टिविटीज के लिए जो न्यूमेरिकल डेटा यूज किया जाता था उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते थे, और इसको हम पॉलिटिकल स्टेट कहते थे। पॉलिटिकल स्टेट, स्टेटस, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टा, इनसे डिराइव हुआ, जिससे मिलकर स्टैटिस्टिक्स बना। ओके, बस खत्म हिस्ट्री, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, आगे अगर हम बढ़े, हाउ स्टैटिस्टिक्स चेंज ओवर टाइम। 17-18 सेंचुरी में स्टैटिस्टिक्स इक्वल टू गवर्नमेंट डेटा ओनली। 19 में स्कोप बिगन टू एक्सपैंड, एंड 20th सेंचुरी में यूज्ड इन मेनी फील्ड। टुडे अ ब्रॉड साइंटिफिक डिसिप्लिन। अभी साइंटिफिक डिसिप्लिन क्या है ये भी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। Important conclusion, originally statistics were limited to data about state administration. Over time its scope expanded to include economics, business, medicine। अच्छा, मेडिसिन ट्रायल्स वगैरह जो होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल वगैरह होते हैं, उसके लिए भी डेटा चाहिए होता है ना। कुछ लोगों पे टेस्ट करके देखते हैं भाई ये वैक्सीन चलेगी नहीं चलेगी। चलो कुछ लोग क्या, कुछ एनिमल पे टेस्ट करके देखते हैं कि वैक्सीन चलेगी नहीं चलेगी, फाइन। तो डेटा चाहिए होता है, एजुकेशन, सोशल साइंस, स्पोर्ट्स। अब तो इन सब जगह स्टैटिस्टिक्स, स्पोर्ट्स पे देखो कितना यूज होता है। अब सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सब की क्या परफॉर्मेंस रही है, कितने ज़्यादा मैच खेले, तो इनकी एवरेज परफॉर्मेंस क्या रही है, तो पता लगेगा ना। इनके सारे रन्स लेंगे, उसके बाद एवरेज वगैरह कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो अब तो स्टैट्स हर जगह है गाइस, हर जगह मीन्स हर जगह। आगे बढ़े हम लोग। टुडे स्टैटिस्टिक्स इज ब्रॉड साइंटिफिक डिसिप्लिन डीलिंग विद द डेटा इन ऑल फील्ड, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन एंड हेल्थ, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो। ये हिस्ट्री पता होना आपको जरूरी है। अगर आपको नहीं पता होगा स्टैट्स आया कहां से, वर्ड ही कहां से आया और क्यों, कैसे इसको यूज करते, तो आगे पढ़ने का गाइस मजा ही है। ओके, चलिए आगे देखें। द जर्नी ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टार्टेड एज गवर्नमेंट नंबर एंड पॉलिटिकल डेटा, grew a tool for many different fields, become a universal science of data analysis. Okay, चलिए फाइन। रिमेंबर स्टैटिस्टिक्स स्टार्टेड विद, बार बार मैं वही चीज थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया आप लोगों के लिए। स्टैटिस्टिक्स स्टार्टेड विद गवर्नमेंट काउंटिंग थिंग, बट नाउ इट्स एवरीवेयर, हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू डेटा। ठीक है, पूरा पूरा ब्रह्मांड, पूरा
आप कैसे वर्ल्ड किस तरीके से चलता है डेटा के थ्रू, वो स्टैटिस्टिक्स बताता है। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है गाइस, अगर किसी ने इससे अच्छे से पढ़ लिया ना तो मज़ा आ जाएगा सच्ची, और आगे बहुत यूज़ है इसका, बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो यहाँ तक मेरी हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स खत्म हो गई है। अब मैं आ रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द बुक्स और मोस्ट ऑफ द टीचर्स स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का आज के टाइम पे क्या मीनिंग है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, तो हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के बाद मोस्ट ऑफ द बुक्स और मोस्ट ऑफ द टीचर जहां से स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत करते हैं, मैं भी वहीं से आप लोग के लिए शुरुआत करने वाला हूं। देखिए प्लीज, तो टू मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। वैसे स्टैटिस्टिक्स है तो यहाँ एस लगा है तो कायदे से प्लूरल बनना चाहिए, बट इसे दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, वन इज प्लूरल सेंस, अदर वन इज सिंगुलर सेंस। देखो मैंने यहाँ पे प्यारा सा नोट भी बनाया है, ग्रामर टू सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स इज और प्लूरल स्टैटिस्टिक्स आर। ठीक है, तो प्लूरल की फॉर्म में अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल डेटा और फैक्ट, a collection of number gathered for a purpose। न्यूमेरिकल डेटा की जब हम बात करेंगे तो प्लूरल सेंस में उसे स्टैटिस्टिक्स कहा जाएगा। कब? जब वो न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करना हो, गैदर्ड फॉर अ पर्पस, किसी पर्पस के लिए गैदर्ड किया हो डेटा। मैं आपको दो आसान आसान एग्जांपल देता हूं। मान लो पॉलिटिकल स्टेट वाला एग्जांपल दूं कि अगर सरकार मिलिट्री मतलब लाइक आर्मी में भर्ती के लिए अपनी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट कर रही है, और डेटा कलेक्ट करने के बाद उन्हें कैटेगराइज करा मेल फीमेल में, और मेल में भी और कैटेगरी लेकर आए 21 से ऊपर के मेल, तो उसका पर्पस क्या था? इस डेटा को कलेक्ट करना ताकि अपनी आर्मी में भर्ती कर। दैट्स ऑल। चलो बहुत हो गया सरकार, बहुत हो गया पॉलिटिकल स्टेट। आज के टाइम से बात करते हैं। मैं आराम से एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल, बहुत आसान सा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आपकी टीचर आपकी क्लास की परफॉर्मेंस जानना चाहती है एक टेस्ट लेके, तो उसने आपकी मैथ्स की टीचर ने लेटर सपोज आप लोगों के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया, और टेस्ट देने के बाद फिर आप लोगों के जो मार्क्स आए उन मार्क्स को उसने कलेक्ट किया, और उसने मार्क्स टेस्ट क्यों लिया और आपके मार्क्स कलेक्ट क्यों किए, किस पर्पस के साथ? आप लोगों की ओवरऑल परफॉर्मेंस जानने के लिए कि मेरी क्लास कैसा परफॉर्म कर रही है इस टेस्ट में। ओके, तो प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन जो है गाइस, सिंगुलर सेंस की जो डेफिनेशन है उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मैं लिख दूं स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस और मेथड, अ डिसिप्लिन यूज्ड टू कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा। विल डिस्कस दिस लेटर। अभी मैं प्लूरल पे ही फोकस करूंगा, प्लीज हैव अ लुक। तो प्लूरल की डेफिनेशन बॉले जी ने दी थी, ठीक है, बावले नहीं है, बावले है, पूरा नाम एल बावले है। तो ये कहते हैं स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट in any department of inquiry placed in relation to each other। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफी टीचर और बच्चे इसी को एग्जाम में लिखना पसंद करते हैं, बट एम ही लिख दोगे रट्टा मार के, समझोगे नहीं, बिना समझे क्या मजा आएगा। तो मैंने ना इसको तोड़ तोड़ के आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहला है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। Numerical statement of fact means statistics must be expressed in numbers। अब मार्क्स, सैलरी, वेट, इनके कॉरस्पॉन्ड नंबर्स होते हैं। मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट उठा लो, सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉय उठा लो, वेट ऑफ 10 इंडिविजुअल्स उठा लो, तो ये नंबर्स में आएंगे। ओके, तो ये स्टैट्स हैं, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, बट नॉट इन ओपिनियन और क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। अब जिस जहां पे क्वालिटी होती है, 5 ब्यूटी 5 लोगों की, कोई नंबर्स होगा, इंटेलिजेंस ही 5 लोगों के नंबर्स होगा, समझ पा रहे हो? तो ऐसे अगर इंटेलिजेंसी, ब्यूटी, ऑनेस्टी, तो यार ये कोई नंबर होगा, तो इनके कॉरस्पॉन्ड कोई नंबर्स नहीं है, तो ये स्टैट्स नहीं है। दीज वेरिएबल काउंटेड एज क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा स्टैट्स नहीं होता, बट कभी कभार ये स्टैट्स बन भी जाता है जब इन्हें क्वांटिफाई कर दिया जाता है, तो बात की बात है। अभी के लिए याद रखो, क्वालिटेटिव डेटा के कॉरस्पॉन्ड कोई नंबर्स नहीं होता तो वो स्टैट्स नहीं होता। आगे देखते हैं, एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, स्टैटिस्टिक्स कैन रिलेट टू एनी फील्ड। आज के टाइम पे हर जगह है। इकोनॉमिक्स, मतलब इसका मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स कैन रिलेट टू एनी फील्ड, किसी भी फील्ड से रिलेट कर लो। इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, मेडिसिन, बिजनेस, एग्रीकल्चर, सोशल साइंस एंड मोर। इट इज द यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन। मैं बिजनेस का एग्जांपल लूं, सपोज करो कोई भी बिजनेस रन कोई कर रहा है और उन्हें 5 साल के प्रॉफिट्स को देखना चाहता है, तो पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे का, तीसरे का, चौथे, तो डेटा कलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे वो एक एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहता है या 5 साल का टोटल प्रॉफिट देखना चाहता है, तो स्टैटिस्टिक्स हो गई। तो देखो बिजनेस में यूज हुआ ना,
ये थोड़ी कि सरकार यूज कर सकती है, सर हर कोई यूज कर सकता है यार, हर कोई। आजकल तुम लोग खुद स्टैट्स यूज करते हो, मैंने जो एग्जांपल शायद आप लोगों को दिया भी है कि तुम अपने मार्क्स को लेके, जो आपने मार्क्स लिख रहे हो इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में इतने इतने आए, तो ये न्यूमेरिकल डेटा तो कलेक्ट हो गया आप लोगों का, फाइन, ठीक है। प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, द फिगर मस्ट बी कंपेरेबल एंड कनेक्टेड। तो यहां पर जब मैं कंपेरेबल की बात करूंगा तो फिगर्स आपस में कंपेयर होनी चाहिए। सपोज करो आपकी टीचर ने जो आपका टेस्ट लिया था, आपकी क्लास में 20 बच्चे थे, तो हर एक बच्चा अपने मार्क्स की दूसरे से मार्क्स से कंपेयर तो कर सकता है। और कनेक्टेड का मतलब क्या है कि बेसिकली आप लोग का जो टेस्ट लिया गया है वो एक सेम सब्जेक्ट का लिया गया है, तो यहाँ पे कनेक्शन वो है। ऐसा नहीं है मैथ्स के मार्क्स को तुम इंग्लिश के मार्क्स से कंपेयर करो, कितना अजीब सा लगेगा, है ना। फाइन भाई, मेरे मैथ्स में 100 आए, तेरे इंग्लिश में 80 आए, तो मेरे अच्छे आए, ये क्या बात हुई। इंग्लिश को इंग्लिश से कंपेयर करना, तो कनेक्शन इसे कहते हैं। सेम सब्जेक्ट, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए बेसिकली, ओके। तो यहां पर आता है क्लासिफाइड, टेबुलेटेड और अरेंज मीनिंगफुली। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, कैटेगरी दे दो या बेसिकली ग्रुप बना दो। लेट अस सपोज मार्क्स के इस तरीके से ग्रुप बना दो आप लोग, किस तरीके से, 0 से 10 के बच्चे अलग, 10 से 20 के बीच के मार्क्स वाले अलग, 20 से 30 के बीच के मार्क्स के वाले अलग। तो ये सबको इस तरीके से आप ग्रुप बना दो कि ग्रुपिंग कर दिया मार्क्स का आप लोगों ने, इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। बाकी कैटेगरी भी होती है क्लासिफिकेशन के अंदर कि भाई सपोज करो गर्ल्स के मार्क्स ये हैं, बॉयज़ के मार्क्स ये हैं, ऐसी कैटेगरी भी लेके आ सकते हो आप लोग। इसको भी मैं बहुत डिटेल में पढ़ूंगा, एक एक जो वर्ड है ना, ये पूरी की पूरी स्टैट्स को कवर करेगा आगे, पूरी की पूरी स्टैट एंड तक, ओके। चलिए, ओके, हम तो आगे चलिए, ओके। टेबल फॉर्म में लिखना, अरेंज का मतलब है मीनिंगफुली, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज कभी कर देते हैं। आइसोलेटेड नंबर अलोन डू नॉट फॉर्म अ स्टैटस, एक सिंगल नंबर कभी भी स्टैट्स नहीं हो सकता। सब उसमें कहता हूं माई मार्क्स इज 100, क्या ये स्टैट्स है? नहीं, सिंगल नंबर इज नॉट स्टैटिस्टिक, याद रखना, भूलना मत प्लीज, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, आप इधर आ जाइए प्लीज। उसके बाद मैंने स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस के कुछ रियल एग्जांपल्स दिए हैं। स्टूडेंट मार्क्स इस तरीके से लिखे हुए हैं, कनेक्टेड भी हैं, मान लो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हैं, और कंपेरेबल भी हैं। न्यूमेरिकल डेटा भी है, किसी पर्टिकुलर फील्ड से भी हैं, जैसे एजुकेशन से आ गए। पॉपुलेशन ऑफ सिटीज इन लैक, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। लेट अस सपोज किसी पर्पज से आप लोगों ने या सरकार ने इस पॉपुलेशन इन 3 सिटीज के डेटा को कलेक्ट किया है, मेट्रो बनानी है, तो कितनी कितनी किस किस तरीके से मेट्रोस कहाँ कहाँ कैसे कैसे आनी चाहिए, तो पॉपुलेशन यहाँ पे कलेक्ट कर, मतलब पॉपुलेशन यहाँ पे ले ली, दिल्ली की इतनी, मुंबई की इतनी, चेन्नई की इतनी। फाइन, कंपेयर भी कर सकते हैं कहाँ ज़्यादा कम है। और कनेक्टेड का मतलब है किसी पर्पस के प्रोस्पेक्टिव से ये डेटा लिया गया, सेम पर्पस के प्रोस्पेक्टिव से डेटा कलेक्ट किया गया है, ओके। अभी कनेक्शन जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ सिर्फ एक वेरिएबल की, जैसे पॉपुलेशन एक वेरिएबल है, उसी की फॉर्म में कनेक्शन दिखा रहा हूँ। बाकी कभी 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल भी आएंगे जहाँ पे कोरिलेशन रिग्रेशन आता है, वहाँ भी कनेक्शन वर्ड यूज होता है, ओके। फिर कंपनी सेल्स, जैसे 21 में इतनी सेल थी, 22 में इतनी है, 23 में इतनी है, 24 में इतनी है, तो किसी पर्टिकुलर कंपनी की सेल्स हैं, तो कनेक्टेड है, फाइन, एंड कंपेरेबल भी है। अच्छा, क्या स्टैटिस्टिक्स नहीं है? दीज आर दी न्यूमेरिकल डेटा बट डू नॉट फॉर्म स्टैटिस्टिक्स, सिंगल नंबर नहीं है। रैंडम नंबर कोई भी उठा लो, 12, 18, 19, अबे क्या है ये, अबे कैसे कंपेयर कर, चलो कंपेयर तो कर लो, क्या कनेक्शन है इनमें, कोई कनेक्शन नहीं। सो नो रिलेशन और एक्सप्लेनेशन बिटवीन देम। रोल नंबर ले लिया, बस रोल नंबर लिख दिया, न्यूमेरिकल बट सर्व आइडेंटिफिकेशन नॉट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। दीज फेल्स बिकॉज दे लैक सिस्टमैटिक कलेक्शन पर्पस और कंपेयर। मतलब कोई पर्पस होना चाहिए डेटा को लेने का आप लोगों के पास, कोई पर्टिकुलर फील्ड से वो होना चाहिए, वो कंपेरेबल होने चाहिए, वो कनेक्टेड होने चाहिए, तभी हम उसे स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे प्लूरल सेंस में, ठीक है। दोबारा बोल दूं आप लोगों के लिए, न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, फाइन, किसी पर्टिकुलर फील्ड से होना चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए और कंपेरेबल होने चाहिए। आई थिंक अब आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट दी प्लूरल, नहीं, नॉट अबाउट दी प्लूरल, अभी तो प्लूरल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बचे। तो की फीचर्स ऑफ दी स्टैटिस्टिक्स, इसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स की। तो चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, नॉट अ सिंगल नंबर बट अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके। एक सिंगल नंबर स्टैटिस्टिक नहीं, कलेक्शन होना चाहिए बेसिकली मार्क्स का, जैसे 10 बच्चों के मार्क्स लिए, 20 के लिए, 100 के लिए, इस तरीके से। अच्छा, यहां पर मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट, राइट, मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट, इस पे क्रॉस लगा देना प्लीज। मैं यहाँ क्रॉस लगाना भूल गया हूं, बट मैं लगा देता हूँ, लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, अरे कहाँ चला गया मेरा पेन, ये रहा मेरा पेन,
तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये क्रॉस हो जाएगा बेसिकली। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस मस्ट बी इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, जैसे 20,000 मंथली इनकम आप लोगों ने ले ली, एंड ये हो सकता है हाई इनकम। हाई इनकम हो सकता है क्या, हाई इनकम है मेरी, बहुत हाई इनकम है, ठीक है। अब हाई इनकम वाले लोग अलग, लो इनकम वाले अलग, भाई जब तक उन्हें क्वांटिफाई नहीं करोगे कि हाई इनकम कितनी होनी चाहिए जिससे कि बंदा हाई इनकम की कैटेगरी में काउंट होगा, तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेस नहीं है, तो ऐसे हो गया, क्वालिटेटिव हो गया। आगे आते हैं, अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस, डेटा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर, सेल्स डिपेंड्स ऑन प्राइस, डिमांड, सीजन, कंपटीशन एंड मार्केटिंग। आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर सेल है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो फ्लक्चुएट कैसे कर सकती है, बहुत सारे फैक्टर है जिस पे वो इफेक्ट कर सकती है। मान लो प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्राइस अगर फ्लक्चुएट होगा तो सेल्स भी फ्लक्चुएट होगी, डिमांड भी फ्लक्चुएट होगी। एक सेकेंड, सेल्स डिपेंड्स ऑन प्राइस, डिमांड, सीजन, अब सीजन पे डिपेंड करता है, इधर कोल्ड ड्रिंक की डिमांड विंटर में कम होती है, ठीक है, समर में ज़्यादा होती है। कंपटीशन एंड मार्केटिंग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। लिखा ना, डेटा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स, ये आप इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ोगे भी, होपफुली अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ो तो। कलेक्टेड विद अ पर्पस, कोई पर्टिकुलर पर्पस होना चाहिए, डेटा मस्ट हैव अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अ सर्वे टू मेजर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एक सर्वे किया गया, लेट अस सपोज दिल्ली में एक पर्टिकुलर एरिया में जाके देखा गया, लोगों से पूछा गया भाई कितने लोग काम कर रहे हैं, 25 साल से ऊपर के कितने लोग नहीं कर रहे, ये जानने के लिए कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है दिल्ली में, ओके। बाकी मैंने पर्पस वैसे बताया था, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जस्ट टू चेक द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास, ओके। चलिए, ये बात हो गई, आगे बढ़े। कीप, एक सेकेंड मैं इसको रब कर दूं, फाइन, ये हो गया रब, चेंज। आगे बढ़ते हैं, और भी हैं इसके की फीचर। एस्टिमेटेड विद एक्यूरेसी, डेटा में बी काउंटेड, सेंसस और एस्टिमेटेड सैंपल सर्वे। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन मतलब ऐसे नहीं जैसे इंडिया की पॉपुलेशन तो ये पॉपुलेशन नहीं, क्या पर्पस आप यूज करो। जैसे सपोज करो एक स्कूल अपने 12th क्लास के बच्चों की परफॉर्मेंस जानना चाहता है, तो उसके 12th क्लास में 5 सेक्शन है, तो उस 5 सेक्शन में जितने भी सारे बच्चे हैं वो पॉपुलेशन हो गए, फाइन। और अगर मैं कोई उस 5 सेक्शन में अगर टोटल मिला के 300 बच्चे हैं और मैं कोई 40 बच्चे उठाता हूं बस, तो वो सैंपल हो गए। अभी के लिए तो आपके लिए ठीक है, ओके। सैंपल और पॉपुलेशन, फाइन। सैंपल और पॉपुलेशन, अगर मान लो 500 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, तो ये हो गई पॉपुलेशन, और इसी में से सिर्फ 40 बच्चे अगर मैं उठाता हूं तो वो हो गया सैंपल। बहुत डिटेल में इसको आगे भी मैं डिस्कस करूंगा, आज की क्लास में होपफुली डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टेड सिस्टमैटिकली, डेटा मस्ट फॉलो अ प्रॉपर प्लान्ड मेथड, नॉट कलेक्टेड रैंडमली और केयरलेसली। मतलब प्रॉपर मेथड होनी चाहिए कि भाई हम किस तरीके से उसे कलेक्ट करें, ओके, और किस पर्पज से हम उसे कलेक्ट करें। आगे बढ़ते हैं। प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, डेटा मस्ट बी कंपेरेबल, ये मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। सो these are the features, I would say, the features of statistics, especially in the plural sense, very important from exam point of view. Remember, all statistics are numerical data, but all numerical data are not statistics. हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, ओके। मेरे सिंगल फिगर स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। चलिए, तो ये तो बात होगी हमारी प्लूरल सेंस की। अब हम मूव करते हैं सिंगुलर सेंस में, प्लीज देखिए। चलिए गाइस, बढ़ते हैं सिंगुलर सेंस में। ज्यादातर आगे की स्टैट्स जो हम यूज करेंगे वो सिंगुलर सेंस वाली डेफिनेशन से ही यूज करेंगे। देखिए क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। साइंस, यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। पहले हम कलेक्ट करते हैं, फिर हम प्रेजेंट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। क्रॉक्सटन एंड कॉटन ने इसकी डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करी है। इसको आगे इन दिस सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स इज नॉट द डेटा इटसेल्फ, इट इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट टेल्स अस हाउ टू गैदर, ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए। चलिए देखिए, तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। कोपाई, ऐसी फॉर्म में इसको याद रखेंगे आप सारे के सारे। कोपाई, कलेक्शन, डेटा कलेक्ट करना, गैदर डेटा यूजिंग सेंसस, सैम्पलिंग, सर्वे और एक्सपेरिमेंट। सेंसस में समझ गया, पूरी पॉपुलेशन को एक एक, जैसे उस स्कूल के में 12वीं क्लास के 300 बच्चे थे, तो हर एक बच्चे के मार्क्स अगर जानूंगा मैं,
मेरा ओवरऑल एजेंडा है कि मैं अपनी स्कूल की परफॉर्मेंस निकाल पाऊँ कि एवरेज परफॉर्मेंस क्या रही स्कूल की। तो जो भी मेरा एजेंडा है, मैंने हर एक बच्चे के अगर मार्क्स उससे जाने तो पॉपुलेशन हो गया, और सिर्फ अगर मैंने 40 बच्चों से उनके मार्क्स जाने तो वो सैंपल हो गया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ रो डेटा इनटू अ यूजेबल स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है सबसे सबके मार्क्स जान लिए, अब क्या करना, अब मार्क्स जानने के बाद उसे प्रॉपर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो या ग्रुप बना दो। फाइन। प्रेजेंटेशन, डिस्प्ले दी डेटा थ्रू आउट टेबल्स, चार्ट एंड ग्राफ्स फॉर क्लैरिटी। आपके पास जो भी डेटा आया है उसको प्रॉपर चार्ट फॉर्म में भी दिखा सकते हो, आगे चार्ट आप पढ़ोगे, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये सब कुछ आप पढ़ोगे। फिर एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब है कि आप लोग उस ओवरऑल डेटा को समराइज करने जा रहे हो, अप्लाई टूल्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। और जब आप ये सब कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन दोगे, ड्राइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन एंड मेकिंग इंफॉर्म डिसीजन। लेट अस सपोज आपने 500 300 के 300 बच्चों के मार्क्स लिखे और ओवरऑल एवरेज जो आई वो 75 आई, तो आप एक कंक्लूजन दे सकते हो कि जो परफॉर्मेंस रही है वो फर्स्ट डिवीजन रही है, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो छोड़ो, एक सिंगल स्टूडेंट के मार्क्स ही ले लो, एक सिंगल स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, उसकी जो ओवरऑल एवरेज आई है वो 75 प्लस आई है, तो आप बोल सकते हो यार उसकी डिस्टिंक्शन आई है। तो आप ऐसा कुछ कंक्लूजन यहाँ पे दे सकते हो जिसे हम इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर। इसी को एक एक तोड़ के आगे के स्टैट्स बनेंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से क्लियर हो रहा हो, आई होप। तो आप लोग प्लीज़ लेक्चर देखते देखते ही वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। सबके लिए लेक्चर, सबके लिए, मीन सबके लिए, जो भी स्टैट्स पढ़ रहा है सबके लिए। उन्हें अगर ये नहीं पता ना तो उन्हें कोई अधिकार नहीं बनता कि स्टैट्स से वो मीन, मीडियन, मोड से शुरू करें। प्लीज़, कोई अधिकार नहीं, ना ही टीचर ना ही स्टूडेंट। तो प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन कर दिया। स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल डेटा डिफाइंड बाय एल बॉलेज। स्टैटिस्टिक्स अ साइंटिफिक डिसिप्लिन and critical rule, all statistics are numerical data but not all numerical data are statistics. Data must have a purpose, order and comparability. Isolated number is not equal to statistics. तो मैंने बहुत प्यारे प्यारे तरीके से आप लोगों के लिए चीज़ें बनाई हैं ताकि आपको मज़ा भी आए। ओके, चलिए, अब सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, हिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलिए गाइस, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे। तो 3 पार्ट आते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि कहता है स्टैटिस्टिक्स साइंस है या आर्ट है। देखिए प्लीज, तो स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस क्यों है? क्योंकि एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करता है। प्रोसेस मींस डेटा को कलेक्ट करेगा, उसे ऑर्गेनाइज करेगा, उसे एनालाइज करेगा और फिर उस पे उसके बेसिस पे कंक्लूजन देगा। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस फॉलो अ सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी। प्रॉपर मेथोडोलॉजी यूज होती है, यूज मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रिंसिपल। मैथमेटिकल मींस मीन, मीडियन, न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज वगैरह यूज होते हैं। लॉजिकल प्रिंसिपल का मतलब है स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग देना, प्रॉपर कंक्लूजन देना लॉजिकली सोच के। ओके, डिफाइंड फॉर्मूलेज, मीन, वेरिएंस, रिग्रेशन, ये सब कुछ देखो साइंस में ऐसा ही होता है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कह रहा इसको, ओके, बट अगर साइंस में आप देखो तो प्रॉपर आप प्रोसीजर, एक पूरा प्रोसेस आप फॉलो करते हो। पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये फॉर्मूला, फिर कंक्लूजन। ऐसी स्टैट्स में भी हो रहे हैं। डेटा कलेक्ट हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, फॉर्मुलेज लगे, फिर इंटरप्रिटेशन। ओके, वो सब इसके अंदर आ गया। फॉलो सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी, यूज मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रिंसिपल, डिफाइन फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल एनालिसिस। लॉजिकल एनालिसिस आप ऐसे ही बोल सकते हो, जैसे सपोज करो आपने देखा बच्चों के मार्क्स लिखना एक एक करके शुरू किए, स्टेप बाय स्टेप देखा, तो कुछ बच्चों ने बताया हमने 2 घंटे पढ़े तो हमारे इतने मार्क्स आए थे, 4 घंटे पढ़ गए तो इतने मार्क्स आए, 5 घंटे पढ़े तो तुमने देखा जो 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहा है उसके मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा लॉजिकल एनालिसिस भी हम लोग इसमें करके चलते हैं, बट ये बहुत दूर की बात है। अभी के लिए तो मैं आपको नहीं चाहूँगा कि इसमें इतना आप घुसो, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास ले रहे हो। काफ़ी लोग बिगनर्स हैं जो पहली बार स्टार्ट पढ़ रहे हैं। अभी आप कह सकते हो पूरा एक प्रोसेस इसमें फॉलो होता है, तभी से साइंस कहते हैं। ओके, मैथमेटिक्स फॉर्मूलों के साथ प्रोसेस फॉलो यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड साइंस। स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट, आर्ट समझते हैं ना, आर्ट वर्ड आर्टिस्ट से निकला है यहाँ पे। ओके, तो जैसे स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट क्यों है? डेटा कलेक्शन रिक्वायर जजमेंट। हर कोई डेटा कलेक्ट, अपने 10 साल के बच्चों को बोल रहा है जा भाई जाके सबका डेटा कलेक्ट कर और फिर उसे ऑर्गेनाइज कर और फिर निकाल कुछ एवरेज। वो क्या करेगा गाइस? एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, प्रॉपर जजमेंट चाहिए होती है। तो डेटा कलेक्शन रिक्वायर जजमेंट।
आर्टिस्ट होना चाहिए ना कोई प्रॉपर इसका, जिसको सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, वही तो ये सब कर पाएगा। चूजिंग द राइट टूल्स नीड स्किल, अच्छी स्किल होनी चाहिए। आगे आप पढ़ोगे एवरेज होती है, मीन मीडियन मॉड, कौन से डेटा में क्या अप्लाई कर रहे हैं। सबने एक बच्चे ने पढ़ लिया सिर्फ मीन मीडियन मॉड के फॉर्मूले, एक ने पढ़ा नहीं मीन मीडियन मॉड क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है। इसकी स्किल काफी अच्छी है। इसको बोला जाए डेटा का एवरेज निकाल तो ये तो मीन निकाल के काम खत्म कर देगा। इसको दिया जाएगा डेटा का एवरेज निकाल, वो कहेगा डेटा है कैसा, इसमें क्या यूज होना चाहिए, मीन यूज होना चाहिए, मीडियन यूज होना चाहिए, मॉड। स्किल ओके कम्स थ्रू आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स नहीं आर्ट। इंटरप्रिटेशन रिक्वायर एक्सपीरियंस ऑब्वियसली यार। प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व क्लैरिटी एंड क्रिएटिविटी, ये भी आर्ट का बेसिकली सिंबल हो गया। तो आप ऐसे सोचो, सपोज करो अगर कोई एक टीचर है जो अभी सिर्फ पढ़ के निकला है और उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, और मैं 10-12 साल से स्टैट्स पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब मैं ठीक ठीक पढ़ा लूँगा उससे, मुझे ऐसा लगता है, तो मेरी आर्ट थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी उसके कंपैरिजन में, ऐसा मुझे अभी लगता है। ठीक है, तो आई होप आप कंपेयर कर पा रहे हो। आई एम नॉट सेइंग वो बेकार पढ़ाएगा, बट अभी उसकी स्किल, उसका एक्सपीरियंस वो नहीं है जो मेरे को इतना टाइम से हो चुका है। या मेरे से भी कोई और अच्छा टीचर होगा मान लो, फाइन, जिसको 20-25 साल हो गए होंगे पढ़ाते पढ़ाते, जो बुक के ऑथर्स हैं, इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, बायोलॉजी ले लो, उनकी आर्ट ज़्यादा अच्छी होगी स्टैट्स में मेरे से, तो यार ऑब्वियसली उन्होंने तो बनाया है सब कुछ, फाइन। चलिए, तो इसलिए कहते हैं कंक्लूजन, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। ओके, भूलना मत। तो आप ये पॉइंट्स अगर लिखोगे ना एग्जाम में, दैट मेक्स अ गुड इंप्रेशन। फाइन, आई शेयर द पीडीएफ ऑफ दिस, नो वरी, मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़े। आगे आता है सेकंड, आता है स्कोप में सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दो पार्ट में इसको डिफाइन करते हैं हम, दो पार्ट में हम इसको कैटेगराइज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं कुछ टूल्स ऐसे लिखूंगा, आई नो अभी उसके मतलब तुम्हें इतनी डिटेलिंग में समझ नहीं आएंगे, बट आगे उनके बड़े बड़े टॉपिक्स बने हुए स्टैट्स को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखिए, चलिए गाइस देखिए, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग डेटा, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड। मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। वही बात हो गई कुछ हद तक, कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, समराइज करना, मतलब जैसे एवरेज से समराइज कर दिया, प्रेजेंटिंग डेटा मतलब चार्ट्स वगैरह बना दिए, पाई चार्ट वगैरह जो आगे तुम पढ़ोगे, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड मतलब उस डेटा के साथ क्या हुआ है सिर्फ वो बताएगा। ये है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आप कह रहे हो सर अभी तक ये तो कर रहे थे, आगे की कहानी क्या है? इन्फ्रेंशियल, यूज सैंपल डेटा टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट अ पॉपुलेशन, प्रिडिक्ट बियॉन्ड द डेटा। सपोज करो इलेक्शन होने वाले इंडिया में, मैं जानना चाहता हूं कि इस पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी, तो मैंने एक सैंपल उठाया, लेट अस सपोज दिल्ली से कुछ लोग ले लिए, बंगाल से ले लिए, मुंबई से ले लिए, कुछ लोग लेके उनके व्यूज जाना, उसके बेसिस पे मैंने बता दिया इतनी सीट्स मिल सकती है। तो जो सैंपल डेटा लिया, उस डेटा के बेसिस पे मैंने क्या देखा, ओवरऑल पॉपुलेशन क्या सोच रही हो। मैं एक बहुत प्यारा एग्जांपल आपको देता हूं सैंपल का, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। कभी कभार हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे चावल, जब हम चावल बनाते हैं, पूरे चावल पके ही नहीं पके हैं, तो पूरे हर चावल का हर एक जो दाना हो गया ना, वो पॉपुलेशन हो गई, और एक दो दाना सैंपल हो गया। सैंपल खा के, सॉरी चावल खा के हमें पता लगाते हैं कि सारे चावल पके नहीं पके। तो इन 4-5 दानों के बेसिस पे सारी पॉपुलेशन कैसी हो सकती है वो हम बता सकते हैं। समझ में आया? तो ये बियॉन्ड डेटा, डेटा से जो डेटा यूज कर रहे हो तुम, उससे जाके और भी आगे की चीजें बताता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन क्या सोच रही होगी। अब वो सोचेगी नहीं सोचेगी सेकेंडरी है, जो अच्छा सैंपल लेके पॉपुलेशन को जज करेगा, ठीक है, उसका मॉडल अच्छा बनेगा। फाइन, तो डिस्क्रिप्टिव कहता है बस ये डेटा इसके साथ जो हो रहा है उसके साथ काम करो, खत्म। इन्फ्रेंशियल नहीं, जो डेटा से तुम काम कर रहे हो उससे बाकी पॉपुलेशन क्या सोच रही है वो बताओ। तो यूजिंग सैंपल डेटा विल प्रिडिक्ट व्हाट पॉपुलेशन इज गोइंग टू थिंक। ओके, चलो, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आगे बोलते हैं। ये बेसिकली ब्रांचेस भी कहते हैं स्टैटिस्टिक्स की, नीचे लिखा भी है, द these two branches together form a complete subject matter of statistics as a discipline. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यहां पे लिखा दिया, कलेक्ट करना, सर्वे, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सेंसस, सैम्पलिंग, ये सब ऑप्शंस इसमें होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसको भी अच्छे से। ऑर्गेनाइज करना, क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग, टेबुलेशन, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, समराइज, मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, स्टैंडर्ड डिवीजन एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। प्रेजेंटिंग, टेबल बना दो, बार डायग्राम बना दो, पाई चार्ट बना दो, लाइन ग्राफ बना दो, हिस्टोग्राम बना दो, तो ये सब कुछ हम देख सकते हैं। ओके, ये होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। इन्फ्रेंशियल, व्हाट इज इट? यूजिंग सैंपल डेटा टू मेक जनरलाइज और प्रिडिक्शन अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी।
यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाती है स्टैटिस्टिक्स में, जो हम आगे बढ़ेंगे, जिसे हिंदी में हम प्रायिकता भी कहते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो व्हाट कम्स अंडर मेन टूल्स क्या है? सैम्पलिंग है, एस्टिमेशन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, कोरिलेशन है, प्रोबेबिलिटी। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो काफी लोग जो बीकॉम बीबीए इन सब में स्टैट्स पढ़ते हैं वो इन्फ्रेंशियल के इन टॉपिक्स को थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन पढ़ते हैं। बट अब काफी जगह ये भी आना शुरू हो गया है, प्रोबेबिलिटी के साथ साथ ये भी आना शुरू हो गया है। ओके, तो एग्जाम्पल मैंने दिया है, यूजिंग अ सैंपल सर्वे टू प्रिडिक्ट इलेक्शन रिजल्ट। अब मैंने यही वाला एग्जाम्पल दिया था। एस्टिमेटिंग एवरेज इनकम ऑफ सिटी फ्रॉम अ सैंपल डेटा। भाई हमारी सिटी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन ले लो, सपोज करो फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनकी एक एवरेज इनकम क्या हो सकती है। तो मैंने मान लो कम से कम 50,000 लोग दिल्ली में ऐसे हैं जो फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव एज अ फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, तो एवरेज इनकम क्या है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 500 के 1000 का डेटा उठाया और उनसे उनकी इनकम पूछी और एवरेज इनकम निकाल दी और बोला सबकी ओवरऑल एवरेज इनकम जो वो ये हो सकती है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ सैंपल मीन वी प्रिडिक्ट दी पॉपुलेशन मीन। ओवरऑल 50,000 का मीन क्या होगा वो हमने एक सैंपल के बेसिस पे बताने की कोशिश की है। तो उस डेटा के बेसिस पे पॉपुलेशन क्या सोच रही होगी वो हमने बताने की कोशिश की है। ओके, तो मैं जब इन टॉपिक्स पे आता हूँ ना तो मैं थोड़ा खो जाता हूँ, मैं बह जाता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है टॉपिक एक्चुअली, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। चलिए उसके बाद अगर हम आ जाएं, ये मैंने कुछ डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल का डिफरेंस बता दिया, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ। पर्पस, डिस्क्राइब डेटा, मेक्स प्रिडिक्शन, डेटा यूज्ड, होल डेटा सेट, सैंपल डेटा, रिजल्ट, समरी, कंक्लूजन, एग्जाम्पल, एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास, प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है, इसके बेसिस पे देखो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या हो सकती है। ठीक है जी, चलिए तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे, प्लीज देखिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं स्टैटिस्टिक्स में वो भी जानना जरूरी है। जब कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसकी लिमिटेशन भी तो जाने। स्टैटिस्टिक्स इज अ पावरफुल टूल बट एवरी स्टूडेंट मस्ट नो इट्स लिमिटेशन टू यूज इट वाइसली। चलिए, क्वांटिटेटिव डेटा ओनली, क्वालिटेटिव डेटा यूज नहीं करता। क्वालिटेटिव फैक्ट लाइक ऑनेस्टी और ब्यूटी मस्ट बी कन्वर्टेड टू नंबर बिफोर एनालिसिस। उन पे नंबर्स नहीं डाला जाएगा तो फिर हम उसको एनालिसिस के लिए यूज नहीं कर सकते अगर हम स्टैट्स यूज कर रहे हैं तो। एग्रीगेट्स नॉट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नंबर स्टैट्स नहीं होती, ये भी पढ़ा चुका हूं, तो थोड़ा फास्ट चलते हैं। रिजल्ट्स आर अप्रॉक्सीमेट, कंक्लूजन आर एस्टिमेट बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि इलेक्शन होने से पहले ही कुछ लोगों से पूछ के, कुछ सिटी के लोगों से पूछ के तुम बोलते हो इस पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी। एक्चुअली में जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा वो तो 100% एक्यूरेट होगा। जैसे आप देखते हो ना न्यूज़ चैनल एग्जिट पोल देते हैं कि भाई इसको इतनी सीट मिलेगी, इसको इतनी मिली, जब एक्चुअल रिजल्ट आता है तो जो उनके एग्जिट पोल है उससे मैच तो नहीं हो पाता ना 100%। जिसका भी आसपास होता है वो कहता है हाँ मैंने जो सोचा था बिल्कुल आसपास तो आया है मेरे, बट 100% एक्यूरेट नहीं होता। आगे देखेंगे, डिपेंड्स ऑन डेटा क्वालिटी, बेस्ड बायस्ड इनकम, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डेटा लीड टू मिसलीडिंग रिजल्ट। गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब खराब चीज आई तो बाहर ही गई। अगर आप लोगों ने इनकम्प्लीट इनकरेक्ट डेटा के साथ काम करना शुरू किया है, फाइन, तो मिसलीडिंग रिजल्ट आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, सैंपल वाला एग्जांपल ले लूं, दिल्ली के इलेक्शन के लिए एग्जिट पोल देने हैं तो तुम मुंबई के लोगों से पूछ रहे हो क्या रहेगा, मुंबई का सैंपल उठा रहे हो, क्या बात है यार। भाई दिल्ली के अगर स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं फाइन, तो दिल्ली के लोगों का सैंपल हो ना, मुंबई के लोगों का सैंपल थोड़ी लोगे। चलिए आगे देखते हैं। कैन बी मिसयूज, रॉन्ग मेथड और इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन कैन लीड टू अ फॉल्स कंक्लूजन एंड मैनिपुलेटिव आर्गुमेंट। ऑब्वियसली यार, अगर गलत मेथड यूज़ किया है, गलत फॉर्मूला यूज़ किया है और इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन यूज़ की है तो कंक्लूजन भी खराब आएगा। नॉट अ सब्सिट्यूट फॉर कॉमन सेंस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन सेंस का सब्सिट्यूट नहीं होता स्टैटिस्टिक्स। जैसे स्टैट्स कहता है, मान लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक सेकंड, कहाँ चला गया मेरा पेन, ये रहा, लाल कलर ले लेते हैं। मान लो कुछ सैलरी है 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, कितना हो गया, और 4 हो गया 40, और हो गई 2,10,000, तो 2.5 लाख सैलरी हो गई टोटल। ये 4 एम्प्लॉई हैं और एक ये मैनेजर है, तो एवरेज सैलरी आ गई 2.5 लाख डिवाइड बाय दिस 50,000। तो मतलब एवरेज का मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज सबकी सैलरी 50,000 के आसपास होनी चाहिए। बट देखो कितना अनइवन डेटा है ना ये, 10,000 फिर 2,10,000, ठीक किया मैंने टोटल 4, 5, 2.5 लाख डिवाइड बाय 50,000। तो कॉमन सेंस कहता है, स्टैट्स कहता है 50,000 है सबकी सैलरी, 50,000 के आसपास है। कॉमन सेंस कहता है नहीं भाई, ये देख डेटा 50,000 के आसपास है, देख कितना 50,000, तो सारे बहुत दूर है। तो स्टैट्स कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस।
ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा पार्ट है। चीज़ें लोग डिस्कस इतनी डिटेल में करती नहीं है बट करनी चाहिए। ओके, रिक्वायर एक्सपर्ट नॉलेज, प्रॉपर एनालिसिस, नीड टेक्निकल नॉलेज, अनट्रेन्ड पर्सन मे मिस इंटरप्रेट रिजल्ट। तो स्टैट्स की लिमिटेशन है, अगर एक्सपर्ट काम नहीं कर रहे इस पे तो खराब ही रिजल्ट आएगा। जैसे अभी तुम स्टैट्स का पहला टॉपिक पढ़ रहा, मैं तुम्हें बोलूँ सैंपल लेके कुछ कंक्लूजन दो किसी पॉपुलेशन को लेके, मैं बोलता हूँ चलो इलेक्शन होने वाले हैं, लोगों से जरा व्यूज़ जान के निकालो एग्जिट पोल क्या होंगे, तो तुम अभी एक्सपर्ट नहीं हो, क्योंकि तुमने अभी पूरी स्टैट्स पढ़ी भी नहीं, और पढ़ने के बाद भी तुम्हारा एक्सपीरियंस भी उस लेवल का नहीं है कि तुम एक सैंपल को लेके एक पॉपुलेशन के बारे में जजमेंट दे पाओ। ओके, चलिए, तो यहाँ तक कि एक सेकेंड आगे बढ़े हम, और कुछ लिमिटेशन है? बस नहीं, आगे हम बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा 10-15 मिनट और लगे फिर ये खत्म ही है। कोर फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Statistics serve four essential functions that make it indispensable in every field. क्या क्या है जी कोर फंक्शन? देखें, सबसे सिंप्लीफिकेशन एंड समराइजेशन। पहला है मेकिंग कॉम्प्लेक्स डेटा डाइजेस्टेबल। सही बात है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट 10,000 इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर, वी यूज मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड टू अंडरस्टैंड द एवरेज परफॉर्मेंस। सारी क्लास, अगर मैं मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, मैं हर एक मार्क्स को इंडिविजुअली देखना शुरू करूँ, इट्स बेटर मैं अगर एवरेज निकाल लूँ तो मेरे कॉम्प्लेक्स डेटा को उसने एक सिंगल फिगर में डिनोट कर दिया। ओके, वो लिखा हुआ है। विजुअलाइज, एक सेकेंड कहाँ आ गए हम लोग, फंक्शन 1 पे थे। नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग डेटा, कन्वर्ट रो ऑफ द स्प्रेडशीट इनटू चार्ट्स एंड ग्राफ, मेकिंग पैटर्न विजिबल टू द ह्यूमन आइज। प्रॉपर अच्छे से ग्राफ वगैरह में उसको लिखा देता है। देखो देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ओके, तो आगे तुम ग्राफ वगैरह भी पढ़ोगे। फंक्शन 2 में कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप टेस्टिंग, ग्रुप कंपैरिजन कर सकते हो, डिटरमाइन इफ डिफरेंस बिटवीन दी ग्रुप्स आर रियल और जस्ट ड्यू टू दी रैंडम चांस। स्टैटिस्टिक्स में जैसे 2 ग्रुप है, दोनों के एवरेजेस निकाल लो और देख लो भाई कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। कोरिलेशन निकाल सकते हो, फाइंड लिंक्स बिटवीन द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, डज मोर एडवर्टाइजिंग एक्चुअली लीड टू मोर सेल। जैसे एडवर्टाइजिंग और सेल्स में कनेक्शन होता है, इसे कहते हैं कोरिलेशन, दे आर कोरिलेटेड, एक के चेंज होने पे दूसरा भी चेंज हो रहा है। ओके, देन कंपैरिजन वगैरह के लिए रिलेशन टू एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये कुछ नए वर्ड हैं जो आप लोगों के लिए, मतलब इनके पूरी पूरी यूनिट्स बनी हुई है स्टैटिस्टिक्स में, आई वुड से। टेस्ट थ्योरी, फॉर एग्जांपल वेदर अ न्यू मेडिसिन इज मोर इफेक्टिव देन अ प्लेसिबो। तो बेसिकली यहाँ पे जो बोला ना कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप टेस्टिंग, तो कंपैरिजन कर सकते हैं ग्रुप्स में, ठीक है, और उनके बीच में कोरिलेशन चेक कर सकते हैं। कोरिलेशन मतलब एक के चेंज होने पे दूसरे को इफेक्ट हो रहा नहीं हो रहा। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं एक टेस्ट करके। ये अपनी एक पूरी यूनिट है आगे जाके। ओके, आगे अगर बढ़े, फंक्शन 3 एस्टिमेशन एंड प्रिडिक्शन फ्रॉम सैंपल टू पॉपुलेशन। सिंस वी कैन नॉट मेजर हैवी every person in the world, we use a sample to make educated guesses about the whole population। वही एग्जिट पोल वाली बात होगी। फॉरकास्टिंग कर सकते हैं, एनालाइजिंग पास्ट ट्रेंड हेल्प प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। अगर मैं जानना चाहता हूँ मेरी अगले महीने का प्रोडक्शन मैं कितना करूँ, तो मैं पास्ट प्रोडक्शन देखूंगा और वो पास्ट प्रोडक्शन बाहर कितना बिका है मेरा, उसके बेसिस पर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं अगली बार कितना प्रोडक्शन करूँ। तो स्टैट सही होगी मुझे, मान लो लास्ट 5 साल का प्रोडक्शन मेरा क्या रहा है, मेरी लास्ट 5 साल की सेल क्या रही, उसके बेसिस पर मैं छठे साल में कितना नेक्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन करूं या कितनी मेरी सेल हो पाएगी, उस हिसाब से मैं कितना प्रोडक्शन करके रखूं। ओके, तो फॉरकास्टिंग में काफ़ी हेल्प करता है। मार्जिन ऑफ एरर, टेल अस हाउ मच सर्टेनिटी वी हैव इन अवर एस्टिमेट। मार्जिन ऑफ एरर का बेसिक मतलब ये होता है कि आप लोगों ने जो भी सैंपल को लेके पॉपुलेशन की जजमेंट लेने की कोशिश की है, तो एक्चुअली में जब पॉपुलेशन तुम्हारे सामने आएगी, मतलब वो फिगर्स तुम्हारे सामने आएगी, जैसे एग्जिट पोल बोला कि इस पार्टी को 300 सीट्स मिलेंगी, बट एक्चुअली में उसको 303 सीट मिली, तो मार्जिन ऑफ एरर, तो मार्जिन ऑफ एरर जितना ज़्यादा कम होगा उतना तुम्हारी एस्टिमेशन ज़्यादा बेटर मानी जाएगी। ओके, फंक्शन 4 पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन, क्वालिटी कंट्रोल, मेडिकल डिसीजन। इन सब में बहुत जगह बच्चों मतलब स्टैट्स के फंक्शन यूज होते हैं। इफ स्टैटिस्टिक्स शोज अ राइज इन क्राइम इन नेबरहुड, ऑफिशियल रीडायरेक्ट मोर पेट्रोल यूनिट देयर। कितनी अच्छी बात है। रिसोर्स एलोकेशन का एग्जांपल, अगर स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पेट्रोल यूनिट बढ़ा देंगे वहां पे। क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिक्स सैम्पलिंग इंश्योर प्रोडक्ट मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड विदाउट टेस्टिंग एवरी सिंगल आइटम। अब सपोज करो एक कंपनी ने बल्ब बनाए 10,000 बल्ब, उसको ये जानना है डिफेक्टिव कितने हैं। अब हर एक को तो टेस्ट करने बैठेगी नहीं, तो उसने रैंडम 50 बल्ब टेस्ट कर लिए ऐसे करके, तो 50 में से काफ़ी बल्ब जल ही रहे थे, तो कह रहे ठीक है यार सही है, आगे जा सकता है सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए, तो टेस्टिंग होती है।
अब वो मैंने क्लिनिकल ट्रायल वाला तुम्हें बताया कि एक वैक्सीन, जब कोरोना वैक्सीन बनी थी थोड़ी सब में जाके एक एक करके टेस्ट करके सबको चेक किया होगा, कुछ लोगों पे टेस्ट किया, क्लिनिकल ट्रायल हो, उसके बेसिस पे सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल देके फिर वैक्सीन को अप्रूव किया गया। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स है, डॉक्टर्स करने ही नहीं बैठे थे। फाइन, डॉक्टर्स देखे हाँ इतना हो गया भाई, आप बताओ क्या करना चाहिए आगे। स्टैटिशियन जो होते हैं, इकोनोमेट्रिशियन जो होते हैं, वो ये काम करते हैं उनके बिहाफ पे। ओके, मेडिकल डिसीजन, डॉक्टर एंड रिसर्च रिलाई ऑन स्टैटिक, आई गया देखो, डॉक्टर एंड रिसर्चर रिलाई ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा टू इवैल्यूएट ट्रीटमेंट एंड हेल्थ आउटकम। ओके, चलिए जी, तो फंक्शंस हो गए खत्म। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, लास्ट हमारा बच गया बस, इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक, व्हाई स्टैटिस्टिक्स मैटर। देखिए प्लीज, चलिए गाइस, तो इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में अगर हम जाएंगे तो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एंड सिंप्लीफिकेशन। डिसीजन मेकिंग पहला हो गया, प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेसिस फॉर डिसीजन, बिजनेस, गवर्नमेंट, रिसर्च, रिड्यूस अनसर्टेनिटी बाय एनालाइजिंग फैक्ट एंड फिगर। बच्चों अभी यही पढ़ते हुए आ रहे हैं सारी की चीज़ें। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, क्या डिसीजन लेना चाहिए इस डेटा को लेके। फाइन, 5 साल के प्रोडक्शन सेल्स उठाई और इसके बेसिस पे देखा, एक बारी 1 लाख की सेल हुई, एक बारी 1.5 लाख की, एक बारी 1.25 लाख की, एक बारी 1 लाख की। इस तरीके से एक एवरेज निकली कि यार 1,25,000 के आसपास सेल हुई है 5 साल की, तो छठे साल में 1,25,000 बना लेते हैं। फाइन, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सिंप्लीफाइड यूजिंग एवरेज, परसेंटेज, ग्राफ्स, इंडेक्स नंबर, दिस मेक्स इंफॉर्मेशन ईजी टू अंडरस्टैंड। चार्ट्स वार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, एवरेज निकाल देता है। आगे बढ़ेंगे, प्लानिंग एंड पॉलिसी, गवर्नमेंट यूज स्टैटिस्टिक्स फॉर बजट प्रिपरेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, पॉपुलेशन स्टडीज एंड पब्लिक वेलफेयर स्कीम। ठीक है, ये तो शुरू में था, हिस्ट्री यही थी कि डेटा कलेक्ट क्यों कर रही है, क्यों स्टैटिस्टिक्स यूज कर रही है, प्लानिंग एंड पॉलिसी के लिए। बिजनेस और इकोनॉमिक्स में बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, यूज फॉर मार्केट रिसर्च, सेल्स फॉर फोरकास्टिंग, डिमांड एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल। फोरकास्टिंग कोई सेम चीज़ रिपीट हो गई, कोर फंक्शन जैसे ही इंपॉर्टेंस में। आगे आते हैं इंपॉर्टेंस रिसर्च एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी। रिसर्च के लिए बहुत, अब जैसे वही मेडिकल ट्रायल वगैरह होते हैं वहाँ के लिए, इन साइंस, मेडिसिन एंड सोशल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स इज यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस, एनालाइज, एक्सपेरिमेंट, ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन कि ये वैक्सीन चलनी चाहिए आगे नहीं चलनी चाहिए। मेजर परफॉर्मेंस, स्टैटिस्टिक्स हेल्प मेजर एंड कंपेयर कंपनी परफॉर्मेंस, कंपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट रिजल्ट्स आ गया आप लोगों के पास, उनका रिजल्ट मेजर कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं किसी दूसरे से। इकोनॉमिक ग्रोथ भी पता है आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स टूल्स यूज़ करके निकाली जाती है। फिर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ निकाली, ठीक है, उसको दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं, या अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को, आज की ग्रोथ को पिछले साल की ग्रोथ से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, परफॉर्मेंस मेजर करके। दैट्स ऑल। तो स्टैट्स की पहली यूनिट मेरी तरफ से आई बिलीव अच्छे से क्लियर हो गई हो सबको। मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बता दिए हैं। आई नो मुझे टाइम बाकी टीचरों के मुकाबले और बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा लगा होगा, बट मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टैट्स का पहला वीडियो कैसा लगा। अब मैं आगे और इसी से लेके कलेक्शन, ये सब कुछ जो समराइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, चार्ट, इसके आगे भी स्टैट्स को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि स्टैट्स का अगला टॉपिक आ चुका है। ओके, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए जितना इंडिया में फैला, मतलब अभी इंडिया और इंडिया के बाहर भी जा रहा है तो और अच्छी बात है, जितना फैला सकते हो प्लीज़ उतना फैलाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।